हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई थी, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। उसके प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट को हमने अभी तक कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने उस 3 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दें। हमारा एक बैच चलता है टेलीग्राम पर, जिसमें हम आपको इस बुक को कवर करवाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आपका जो है यूथ पब्लिकेशन के द्वारा बुक लॉन्च हुई है। उसके साथ ही यूथ के द्वारा ही कंप्यूटर प्लानर है। ठीक है, ये और खान सर की जो बुक निकाली है ये, ठीक है, और ये 2 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको ये जो अभी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे ये वाला और एक यूथ का पब्लिक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। यानी कि ये सभी चीज़ों को, जितने बुक्स हैं ना, सभी को हम आपको होमवर्क के थ्रू टेलीग्राम पर क्विज फॉर्मेट में करवाते हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप 179 पे करके, ठीक है, और आप इस नंबर पे 7549425490 पर इस पर हमें पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि किस लेखक ने को उनकी पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये। जो ये 2023 के जो बुकर पुरस्कार मिला था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, ये किसे मिला था दोस्तों? इनका नाम क्या है? तो पॉल लिंच को मिला था। ठीक है, ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बुकर पुरस्कार ऐसे आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो होती है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हम बात करें नंदिनी दास की, तो नंदिनी दास कौन थे? तो नंदिनी दास को भारतीय मूल की लेखिका है। ठीक है, जो नंदिनी दास है ये भारतीय मूल की लेखिका है और इसको इसकी जो बुक आई थी एक, इसका नाम क्या था? इसके बुक का नाम था कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड। क्या नाम था? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड। ठीक है, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पॉल लिंच इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धक प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका साइंस का प्रश्न है और आपको हम बता दें जो दंत चिकित्सक होते हैं, यानी कि ENT डॉक्टर होते हैं ना, ईयर हो गया, नोज हो गया और टीथ हो गया, ये तीनों को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, ENT डॉक्टर से बोलते हैं। वो उनको देखते होंगे आप, एक जो है दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वो दर्पण दोस्तों कौन सा होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण में क्या होती है ना, कोई वस्तु जो होती है वो बड़ा दिखती है। जैसे कि हम लोग जो पुरुष होते हैं वो जो अपनी शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें अपने चेहरे को बड़ा आकार दिखाने के लिए अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, अवतल दर्पण, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें जो अवतल दर्पण होता है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है अपसारी, ये है अभिसारी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है? तो जो अवतल दर्पण होती है वो क्या होती है? अभिसारी दर्पण होती है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई भी किरणें आती है ना, इसको जो सिकुड़ती है ना अपने एक जगह पर, उसे ही क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, यानी अभिसारी दर्पण के नाम से, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं किसे? अवतल दर्पण को। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि उत्तल दर्पण का, तो जो साइड मिरर होती है ना, साइड मिरर, जो मान लें कि कोई ड्राइवर है साइड चीज़ को देखने के लिए, तो साइड मिरर में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो उत्तल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें? साइड मिरर में। इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। अगला सवाल है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, गांधी जी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों 1920 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। इसमें यह कहा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का हमेशा से ये रहा था कि हम जो है ना, मतलब कि नॉन वायलेंस करेंगे, यानी कि अहिंसा में विश्वास करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो इनके इसी के चलते दोस्तों 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहायता नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ ना कि देखिए एक हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को यूपी में पड़ता है एक चौरी चौरा जगह। ठीक है, जो गोरखपुर ज़िला है उस वहीं पड़ता है, कौन सा?
सॉरी चौरी चौरा नामक एक जगह पड़ता है, जिसमें एक पुलिस स्टेशन होता है, जिसमें कई जो क्रांतिकारी थे उसमें क्या करते हैं, बम फेंक देते हैं। ठीक है, तो मतलब बम नहीं फेंकते हैं कि पुलिस में चौकी जो होती है, पुलिस चौकी, उसमें आग लगा देते हैं। उसमें क्या होती है ना कि उस अग्निकांड में क्या होती है, 22 पुलिसकर्मी जो होती है उसकी मृत्यु हो जाती है जलने से। तो इसमें क्या हुआ, तो हिंसा हो गई। तो महात्मा गांधी का जो था वो क्या था प्रण कि हम अहिंसा करेंगे, हिंसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये हिंसा भड़की, उन्होंने क्या किया, अपने आंदोलन को पीछे कर लिया, यानी कि उसे बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, तो ये था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे उनकी जलने से मृत्यु हो गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों गांधी जी ने इस घटना के बाद कहा था कि यह हिमालय जैसी भूल थी। तो प्रश्न ये भी बनता है आपसे एग्जाम में कि गांधी जी ने किस घटना के बाद ये कहा था कि ये हिमालय जैसी भूल थी, तो किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन के बाद में कहा था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहे हैं। देखिए 1919 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में क्या हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। तो इसकी जो पदक तालिका थी इसमें कौन टॉप किए थे दोस्तों, तो उनका नाम था क्या था, महाराष्ट्र राज्य ने इसमें क्या था, टॉप किया था। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, तो आप इसे देखेंगे। निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुनर्जागरण है ना, इसका अग्रदूत किसे मानते हैं हम लोग, तो दांते को मांगते हैं। ठीक है, आपने ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा अगर, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सवाल है, और पुनर्जागरण के जो अग्रदूत है वो दांते को कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें पुनर्जागरण की, तो इसकी जो शुरुआत होती है ये कहाँ से होती है, इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत होती थी। ठीक है, जहाँ पे किसका जन्म हुआ था, दांते का जन्म हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दांते का एक बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा पुस्तक है दांते का, तो उसका नाम क्या है, तो डिवाइन कॉमेडी है। क्या नाम उसका, डिवाइन कॉमेडी। इसे भी आप कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं कि डिवाइन कॉमेडी है ना, डिवाइन कॉमेडी, इसके जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है, दांते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि बांग्लादेश से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैप है, और मैप में यदि आप देखेंगे यहाँ पे भारत को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इस टाइप से भारत है दोस्तों। यहाँ पे आपको बांग्लादेश यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि बांग्लादेश से सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, तो मेघालय हो जाएंगे, ठीक है, असम हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, और त्रिपुरा हो जाएंगे। ये सभी दोस्तों क्या है ना, बांग्लादेश से लगे भारत के राज्य हैं। कौन कौन से हैं, मेघालय हो गए, असम हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये सभी जो चारे राज्य हैं ये आपके बांग्लादेश से सटे हुए हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों है कि वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के कितने देशों का समूह है। दोस्तों ब्रिक्स जो है ना, BRICS होता है ब्रिक्स। ठीक है, ये जो दोस्तों होती है ना एक संगठन है, इसमें वर्तमान में कह रहा है कि कितने देशों का यह संगठन है, तो इसे आपको बताना है। ठीक है, देखिए वर्तमान में, पहले क्या था ना कि BRICS 5 देश थे टोटल इसमें। ठीक है, यानी पहले तो 4 ही थे। साउथ अफ्रीका था इसमें, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, लेकिन इसको वर्तमान का हम बात करें अगर, तो इसमें टोटल 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। वो देश कौन कौन से आप इसे भी सुन सकते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया पहला, रूस दूसरा, भारत तीसरा, चीन चौथा, पाँचवा है दक्षिण अफ्रीका, छठा है सऊदी अरब, सातवां है मिस्र, आठवां है इथियोपिया, नौवां है ईरान, और 10वां है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE इसमें शामिल हो चुका है। तो ब्रिक्स में दोस्तों कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसे ब्रिक्स जो है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये आपका शंघाई जो पड़ता है चाइना में, वहाँ पर आपको ब्रिक्स का जो है हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं आगे। क्या है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दोस्तों, ये आपके कहाँ पढ़ते हैं, तो वर्धा में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर डी जाए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वर्धा में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे।
अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। देखिए, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिसे संविधान के पिता के नाम से भी जानते हैं, वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और जिनके पास क्या था, संविधान के मसौदा तैयार करने का एक कार्य दिया गया था, जिसे भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, मसौदा समिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रारूप समिति या मसौदा समिति बोल सकते हैं। और इसमें दोस्तों कितने थे, टोटल इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मसौदा समिति में या प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको बताना दोस्तों को वो 7 सदस्य इसमें कुल शामिल थे। तो पहला कौन से सदस्य इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्तल थे। इनके स्थान पर बाद में कौन आए थे, एन माधवराव आए थे और डी.पी. खेतान थे। इनके मृत्यु के बाद कौन आए थे, टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके जो आपका सवाल अच्छे से ये सॉल्व हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उनकी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मुझे पहचानो जो है ना, ये जो है आपके संजीव हैं। ठीक है, और दोस्तों संजीव के लेखक है जो मुझे पहचानो के लिए साहित्य सम्मान 2023, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन से पूछेगा कि साहित्य सम्मान 2023 किनको मिला था, तो संजीव को मिला था। और इसके जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसका क्या नाम है, तो उसके नॉवेल का नाम क्या है आपके पास, तो मुझे पहचानो। ठीक है, क्या नाम है उसका, मुझे पहचानो इसके नॉवेल का नाम है। इसे भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास मानसिक योग्यता यानी कि आपके पास रीजनिंग का सवाल आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सही होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। आपको वही चूज करना जो गलत है। गला है, नाक है, आँखें हैं, कान है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे जो नाक है, कान है और आँखें हैं, क्या है, एक समान है। क्या क्या दोस्तों, तो नाक हो गया, ठीक है, कान हो गया, आँखें, ये सभी क्या है दोस्तों, एक समान है। जबकि दोस्तों जो है ना, ये मतलब कि ये क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ठीक है, 5 आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होता है ना, ये क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है। दोस्तों जो गला होती है, थ्रोट, ये क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होती है। इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आँखें जो होती हैं, यहाँ पे नाक होती है, कान होती है, ये मतलब चेहरे का भाग होता है, जबकि गला जो होती है उसके नीचे आ जाता है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आंसर तो सिर्फ एक ही होगा, जो गला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि यदि एक निश्चित कुछ भाषा में स्प्रिंग को ये लिखते हैं। ठीक है, तो उसी मोबाइल को कैसे लिखेंगे। देखिए STU प्लस क्या हो रहा है ना, 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए P कितना था, 16, ये कितना था, 14, यानी कि -2 हो रहा है। यानी पहले में +2 और बाद में -2। ठीक उसी प्रकार से मोबाइल में क्या करेंगे हम, पहले +2 करेंगे तो m कितना होता है, 13 होता है, और +2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी जो पहला शुरुआत होगा दोस्तों वो क्या होगा, O से शुरुआत होगा। O क्या होता है, 15 होता है। O कहाँ पे है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि A जो है हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे छांट सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, -2 करना है। तो O कितना होता है, 15 होता है। जब -2 करेंगे तो 13 होगा। यानी कि 13 क्या आता है, 13 आता है आपका M, यानी O के बाद M होना चाहिए। O के बाद दोनों में M है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे D है, यहाँ पर भी D है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए R कितना 18 होता है ना, U 18 3 21, यानी +3 हो रहा है। तो B 2 हो गया। अब इसमें +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि 5 क्या होता है, E होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ E है, ये भी D है, ये भी D है, खत्म हो चुका है। ऑप्शन में सिर्फ D यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए, बस 4 लाइन पढ़े और आंसर हमारा निकल के आ गया। तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तब आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है। देखिए यदि दीपक जो है ना रवि का भाई है, देखिए दोस्तों दीपक जो है ना डी मान लेते हैं, किसका भाई है, रवि का भाई है। ठीक है, तो इसको हम प्लस मान लेते हैं। जो पुरुष होंगे उसको हम प्लस मानेंगे और जो महिलाएं होंगी उसको हम माइनस मानेंगे।
अब क्या है कि रीना जो है ना अतुल की बहन है। रीना कहीं पे है क्या? ये तो रवि है ना, रीना कहीं है नहीं है। तो जो हमको कुछ नहीं दे रहा होगा आउटपुट, उसको हम छोड़ देंगे, आगे हम बढ़ेंगे। क्या है कि रवि जो है ना रीना की पुत्र है, रवि जो है ना रीना का पुत्र है, यानी कि रीना का जो है ना, रीना कौन है? रवि का कौन है? रीना माँ हो जाएगी। ठीक है, अब आप खुद समझिए दोस्तों, जब दीपक और रवि भाई भाई है, तब जब रवि की माँ रीना है, इसका मतलब दीपक का भी माँ रीना हो गई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रीना जो है ना अतुल की बहन है, और ये जो रीना है ना, रीना वो किसकी बहन है? अतुल की बहन है। अब हमको पता चल गया यहाँ पे कि रीना का संबंध था अतुल से, ये प्रकार का संबंध है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, जब ये दीपक और रवि की माँ हो गई रीना, और इस माँ का भाई कौन होता है? ये अतुल का भाई है, तो मामा हो गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दीपक किस प्रकार रीना संबंधित है? तो दीपक किस प्रकार, दीपक कौन है रीना का? ऐसे समझिए, दीपक कौन है रीना का, अपने आप में क्वेश्चन ही कीजिए। कह रहे हैं दीपक किस प्रकार, यानी कि दीपक कौन है रीना का, तो दीपक कौन है रीना का? बेटा, पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उस विकल्प का चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, चूजा को जो है ना, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। जब एक जो होते हैं, बहुत सारे चूजा एक जगह होते हैं, उसे झुंड बोलते हैं। उसी प्रकार जब भालू होगा ना, बहुत सारे भालू जब एक जगह रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टोहिया बोलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल जो है ना आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या हम करेंगे यहाँ पे। तो कितना आसान प्रश्न, लेकिन कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। चूजा जब एक साथ रहेंगे तो झुंड बोलेंगे, और भालू जब एक साथ रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? टोहिया बोलेंगे। कह रहे कि एक दिन एक बस में 90 विद्यार्थी यात्रा कर रहे थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 था। अगले दिन विद्यार्थियों की संख्या पूर्ववत थी, यानी कि 90 ही थी पहले जैसे था, लेकिन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो गया। दोनों दिन बस में यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या में कितना अंतर था? देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए, पहले भी 90 स्टूडेंट था। ठीक है, इसमें भी हम 90 स्टूडेंट है, हम टोटल निकाल लें कि हमारे पास तो पहले लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो टोटल का सामना बट्टे में क्या करेंगे, हम टोटल से करेंगे। देखिए, 2 अनुपात किसका है? लड़का का है। 1 अनुपात किसका है? लड़की का है। यानी टोटल अनुपात कितना है? 3 है। तो टोटल का जो है ना, मतलब कि तुलना टोटल से करेंगे। अब उसके बाद हमको जिसका निकालना है ना, उसको हम गुना कर देंगे। जैसे कि हमको बॉय का निकालना है तो 2 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको इसका निकालना है, गर्ल का 1 हम लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे इसको, 30 हो जाएगा, और 30 दूनी कितना होता है? 60। यानी कि बॉय हमारे पास कितना आ चुका है पहले वाले कंडीशन में? तो 60 आ चुका है, हम उसको बी मान लेते हैं। अब 1 है ना, ये तो 30 गुना 1 कितना करें? ये 30 हो जाएगा, यानी 30 जो है यहाँ पर गर्ल हो गई। अब देखिए दोस्तों, आप इसको सेटिस्फाइड कीजिए, 60 30 90 होता है, 90 तो हो चुका है। यानी कि आपके पास जो है ना, पहले विद्यार्थी कितने थे? लड़का 60 था और लड़की कितनी थी? 30 थी। ठीक है, आप देखिए अगला क्या कह रहे हैं कि अगले दिन, ये तो फर्स्ट डे का हो गया। अब हम अगले दिन की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगले दिन कह रहा है कि संख्या पूर्ववत थी, यानी कि संख्या है ना 90 के 90 ही था, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 हो चुका है। तो टोटल की तुलना हम क्या करेंगे? टोटल से करेंगे ना। यहाँ देखिए 3 2 कितना है? 5 है। अब हम सेम वही करेंगे, यदि हमको जिसका निकालना है, किसका निकालना है? 3 का निकालना है और 2 का निकालना है। तो देखिए इसे हम काट करेंगे तो कितना होगा? 18। तो 18 तक कितना? 54। यानी कि आपके पास ना अब लड़का कितना हो चुका है? 54 हो चुका है। ठीक है, बॉय हो गया। और लड़कियाँ कितना हो चुकी है? 18 36 हो चुकी है। तो 36 क्या होगी? गर्ल हो चुकी है यहाँ पे। अब हम प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए कि दोनों दिन बस में यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या में कितना अंतर था? तो पहले लड़का कितना था आपके पास? 60 लड़का था, बाद में कितना हो गया? 54 हो गया। अब बताइए कितना अंतर हो गया? तो 60 में से 54 करेंगे कितना हो जाएगा? 6 का अंतर हो गया। तो 6 ऑप्शन में है क्या? हम लोग देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको समझना है इन सभी प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो आपको एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे आप गलत करेंगे तो आप सीधे मेरिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आसान प्रश्नों को यदि आप गलत करेंगे ना दोस्तों, आप कहीं का नहीं रहेंगे। मतलब कहीं का नहीं रहेंगे इन द सेंस कि आप एग्जाम में कहीं का नहीं रहेंगे, क्योंकि गलत क्वेश्चन करेंगे, गलत करेंगे आसान क्वेश्चन को, तो आप बाहर होते चले जाएंगे वहीं से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि वर्ग जो है ना पंचभुज से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन किससे संबंधित हो जाएगा? देखिए वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है ना। पंचभुज में कितनी होती है? 5 होती है। यानी कि ये 4 और 1 5, जो भी यहाँ पे होगा उसके अगला यहाँ पे होगा। देखिए त्रिज्या परिमाप होगा क्या? नहीं होगा। भुजा कौन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है,
त्रिभुज समचतुर्भुज हो सकता है क्या? हाँ, त्रिभुज में 3 कोना होता है और समचतुर्भुज तो समान 4 भुजा हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज आप किसको मान सकते हैं? 4 को भुजा समान है, यहाँ पे वर्ग भी समचतुर्भुज ही है। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया ना, तो यानी कि ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो यानी आपके पास क्या देखने को मिला कि 3 और 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है कि 6 पुरुषों 8 महिलाओं और 12 लड़कों के बीच 820 रुपये इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं कि प्रत्येक महिला को एक पुरुष और एक लड़के को मिलाकर प्राप्त हुआ राशि से बराबर धन मिलता है और प्रत्येक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्राप्त राशि से 1.5 गुना धन मिलता है। 8 महिलाओं का कुल कितना धन प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको हम रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक महिला को मिलने वाला धन क्या होगा? तो देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक महिला को, यानी कि एक महिला को जो धन मिलेगा, एम से हम महिला मान लेते हैं, वो क्या होगा? तो एक पुरुष को, यानी कि एक पी से पुरुष मान लेते हैं, एक पुरुष को प्लस जो एक लड़का को मिलेगा ना, उसके बराबर होगा। एल लड़का मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। एम से महिला मान लीजिए, पी से पुरुष मान लिए, हम एल से लड़का मान लिए। वही कह रहा है कि प्रत्येक महिला को एक पुरुष और एक लड़के को मिलाकर प्राप्त धनराशि थी, यानी कि एक महिला बराबर क्या हो गया? एक पुरुष और प्लस एक लड़का हो गया। इतना तो हम समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है कि एक यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष को, यानी कि एक पुरुष को पी मान लेते हैं, एक पुरुष को एक लड़के को जो एक लड़के को प्राप्त राशि से 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना क्या बोल सकते हैं? 1.3 बोल सकते हैं या 1.5 बोल सकते हैं या 3/2 कर सकते हैं। ऐसे हम लोग इसी को जब काट के 1.5 हो जाएगा ना, तो या ऐसे आप बोल सकते हैं। हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे कट जाए। ठीक है, तब देखिए अब क्या है कि 8 महिलाओं की कुल धन कितना प्राप्त होगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़का का रेशियो कितना हो जाएगा? एक पुरुष और एक लड़का, एक कितना हो जाएगा आपके पास? तो 3:2। ठीक है ना, देखिए 3 और ये 2, ये कितना हो गया? यानी कि एक पुरुष और एक लड़का का अनुपात कितना हो गया हमारे पास? तो 3:2 आ चुका है। अब देखिए एग्जाम, अब ये प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि 8 महिलाओं को कुल कितना धन प्राप्त हुआ? ठीक है, ये 6 पुरुष, प्रश्न कह रहा है कि 6 पुरुषों 8 महिलाओं और 12 लड़कों के बीच कितना 820 रुपये को बांटना है। ठीक है, तो देखिए 8 महिला, इसको महिला मान लेते हैं, 6 पुरुष, ठीक है, और 12 लड़का। ठीक है, इसका दोस्तों हम प्रत्येक को क्या करते हैं ना, ये कितना हो गया इसका रेशियो? तो 820 है ना, तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा आपके पास? तो 5 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा? तो 2 बन जाएगा। अभी हम निकाले थे रेशियो, एक पुरुष का कितना 3, एक लड़का कितना 2 निकाल दिया है ना, और 8 महिला कितना हो गया? 5 हो गया। अब दोस्तों आपको कुल कितना धन मिला होगा? तो देखिए 8 पंजे कितना हो गया? यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, ये छतरी का कितना होगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना दोस्तों? 12 दूनी कितना हो जाएगी? 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल मिल चुका है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, आप क्या कर देंगे ना, टोटल हमारे पास कितना था? 820 था ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो 820, यहाँ पे टोटल कितना? रेशियो क्या नियम है रेशियो का? टोटल की संख्या तुलना टोटल से। तो 40, 18, 24 सब जोड़ेंगे तो आपके पास 82 आएगा। निकालना किसको हमको है? तो 8 महिलाओं की। 8 महिला कितना दोस्तों? यहाँ पे 40 है, 40 से गुना कर देंगे। सेम वही प्रोसेस, जिसको निकालना उसको गुना कर देते हैं। आपसे काट पीट करेंगे ना दोस्तों, आपके पास 400 आंसर निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन में किस में दे रखा है हम लोग देख लेते हैं, किस में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला सवाल कह रहा है कि 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुनी थी, अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, इसे आप जो है ना x मान के बना सकते हैं यदि हाँ, ठीक है, लेकिन हम आपको जो है ना ऑप्शन से बताएंगे। ऑप्शन से आप यदि बनाना सीख जाएंगे ना, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। हम सीधे दोस्तों आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, सीधे ऑप्शन नंबर हम आते हैं किस सी पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुना थी, अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुनी है। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो उम्र दे रखी है ना, ये वर्तमान का उम्र दे रखा है। यदि हम देखिए पहला उम्र किसका है? पुत्र का। यदि पुत्र का उम्र को हम मान लेते हैं कितना? 22 मान लेते हैं, और पिता की उम्र को हम मान लेते हैं कितना? 44 मान लेते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल में देखते हैं और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। 20 वर्ष पहले, तो हम इसको 20 कर देंगे, पहले पहुँच जाते हैं, तो ये भी 20 साल पहले 20 साल का होगा।
क्योंकि दोस्तों 22 साल का अभी है तो 20 साल पहले कितना का हो जाएगा ये, सॉरी 2 साल का हो जाएगा, सॉरी हाँ ये कितना का हो जाएगा 20 साल पहले, तो 20 कम कर दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा ये 24 साल का हो गया होगा। अब कह रहा है कि एक पिता का आयु अपने पुत्र से 12 गुनी थी कब, 20 साल पहले। तो देखिए 20 हम पहले गए हैं तो ये पुत्र है 2 साल का, 20 साल पहले गए हैं तो पिता है 24 साल का। तो अब क्या करें कि एक पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुनी थी, तो क्या पुत्र की आयु 2 गुना 12 24 हुआ, यानी कि 12 गुना है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही आसानी से आपको सॉल्व करना है ऑप्शन से। कह रहा है कि एक संख्या को 200 से घटा करके 150 कर दिया गया है तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है, ये तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो कमी प्रतिशत देखिए 150 से 200 से कितना, 150 क्या कितना कमी हुआ है इसमें, 50 की कमी हुई है। किस पे कमी हुई है 50 की कमी, तो 50 की जो कमी हुई है दोस्तों वो आपके 200 पर हुई है कमी। ठीक है, और 200 पर कमी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, गर्मी इतनी है दोस्तों कि पेन नहीं चल ही नहीं पा रहा है स्क्रीन पर पूरा। हाँ ठीक है, उसके बाद कितना का परसेंटेज के लिए कितना 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 200 का हो जाएगा, ये कितना होगा 25 से कट जाएगा, यानी 25% दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों की कीमत के बराबर है। 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 है तो कुर्सी की कीमत कितनी होगी। दोस्तों प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको इसका रेशियो यदि आप निकाल लेते हैं तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं रेशियो निकालने के लिए। देखिए एक पंखे की कीमत कितना 850 रुपये दे रखी है ना, और 2 पंखे की कीमत कितना हो जाएगी, यदि एक पंखे की कीमत है 850, 2 पंखे कितना हो जाएगी 850 दूनी 1700 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 कुर्सियों की कीमत जो होती है ना, 4 80 से चेयर कुर्सी मान लेते हैं, 4 कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगी, 2 मेज की कीमत के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 मेज मान लेते हैं मेज। तो यहाँ से कुर्सी और मेज का अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास, तो 2 दूनी 4 2 1, यानी कि 1:2 हो जाएगा कुर्सी और मेज का अनुपात। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। 4 मेज़ों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत, यानी कि 4 मेज और बराबर 2 बोर्ड। ठीक है, 4 मेज बराबर 2 बोर्ड। फिर यहाँ पे रेशियो कितना आएगी, 1:1:2 का रेशियो आएगा। सभी में दोस्तों 1:2 का रेशियो आएगी, यहाँ पे सभी का आ जाएगा ना रेशियो। तब दोस्तों क्या कह रहा है कि एक पंखे की कीमत 850 रुपये है, तो पंखे की कीमत 850 रुपये हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ना एक कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 100। चलिए आपको बता ही देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए कुर्सी अनुपात मेज, पेन चल ही नहीं पा रहा है, क्या लिखें हम, कुर्सी मेज हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, बोर्ड है, और ये क्या है आपके पास, तो पंखा फैन है। ठीक है, इसका अनुपात कितना हो गया 1:2। ठीक है, फिर 1:2, फिर 1:2, इसी तरह से करेंगे ना तो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो 106.25 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी आपसे हम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पेन चल नहीं पा रहा है, जो आपको हम ये नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो राइटिंग हो रही है कितनी बेकार की हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो गर्मी इतनी है कि रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है और पूरे स्क्रीन पर पानी पानी हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों इसे मैनेज कीजिएगा, हम नहीं लिख पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए दिए गए शब्द का विलोम सभी चुनाव पर हाथ से ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो दिए गए शब्द का विलोम जो स्थूल होती है ना, स्थूल का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जो है। स्थूल मतलब क्या होता है, मोटा होता है, और सूक्ष्म जो होती है इसका छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ ना जानता हो, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं क्या, अज्ञ, यानी कि जो कुछ नहीं जानता उसे बोलते हैं अज्ञ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो जो सही वर्तनी यहाँ पर दे रखी है वो कौन सा हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो रेखांकित है अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, इसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो आदर्श बालक सुबह उठ करके अपने माता पिता को
अपनी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपने होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दो सार्थक शब्दों से मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध दे रखा है? तो दोस्तों जो आँखों में कौन पड़ गया, ठीक है, ओह यहाँ पे अशुद्ध है, सॉरी या मतलब कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, आपको वो चूज करना है। तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है और सही लाइन भी लिखी हुई है। सोमवार को छुट्टी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। रमेश का बेटा कुछ नहीं करता, ये भी सही है। जबकि दोस्तों आँखों में कौन पड़ गया, ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। बालक गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों यहाँ पे? तो बालक जो है ना गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य में जो कारक है वो करण कारक है, ठीक है, कर्ता ने करण से होता है, ठीक है, तो करण यहाँ पे कारक हो जाएगा। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उपसर्ग यहाँ पे कौन सा स्वतंत्र में? तो देखिए स्वतंत्र जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या, स्व, ठीक है, स्व उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है स्वतंत्र में। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भागीरथी होता है, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। गंगा का क्या होता है? भागीरथी होता है इसका पर्यायवाची। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं डैश को परेशान नहीं करूँगा, ठीक है, इसमें कौन सी जो शब्द आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे? तो मैं जो है ना किसी को परेशान नहीं करूँगा, ये मैं प्रण लेता हूँ, ये मतलब कि कहने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन एडियम्स, यानी कि आपके पास जो है ना मुहावरे जो है दे रखे हैं, इसका आपको अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होने वाला है। एन आयरन हैंड, इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है कि सख्त नियंत्रण। तो एन आयरन हैंड का मतलब होता है सख्त नियंत्रण, इसका आंसर होगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी will be the right answer. Next question is select the most appropriate options to fill in the blanks. I like to read the newspaper dash in the morning, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लाइक टू द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ब्रेसनेस, दोस्तों ब्रेसनेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ब्रेसनेस का एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे टिमिडिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रासनेस का जो यहाँ पर उल्टा होगा उसमें क्या होगा? टिमिडिटी होगा। दोस्तों इसका मतलब जो ब्रासनेस होता है ना, इसका मतलब होता है ढिठाई, ठीक है, और टिमिडिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो कायरता, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गार्निश द ड्रिंक विथ कार्निबेरिस और ए स्लाइस ऑफ फ्रेश पीस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वो होता है कौन सा हमारा? एम्बेलिश यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, दोस्तों ये आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है आपके पास। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इसका आंसर क्या हो दोस्तों? यहाँ पे इनफ्लेबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और जिसमें आपके पास कंप्यूटर का सवाल है, कह रहा है कि वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों से हम क्या बोलते हैं? वेब लेआउट व्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों जो हम लोग एनवेलप बनाते हैं वो होता है मेलिंग्स, ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज, और उसके बाद इन्वेलप और सिलेक्ट साइज और ओके पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ये एनवेलप बनकर तैयार हो जाता है। ड्राइंग मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। तो जो स्कैनर होता है दोस्तों वो होता है प्रकाश संवेदी उपकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? तो इसको कॉपी करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? तो कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट्स फार्मूला, फिर सेलेक्ट कॉपी, फिर राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो दोस्तों MS वर्ड जो है ना, इसमें आउटलाइन व्यू जो है वो होता है कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है, किसमें? आउटलाइन व्यू में, ठीक है। चलिए बढ़ते वाले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन ब्रांडेड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है?
तो दोस्तों देखिए DSL है, फाइबर है, सेटेलाइट है, जबकि डायल अप जो है ना ये आपके पास जो ब्रांडेड इंटरनेट कनेक्शन होती है इसका कनेक्शन प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गूगल क्रोम है ना आप लोग जरूर इसे जरूर यूज करते होंगे, डेली यूज करते होंगे गूगल क्रोम को। यही क्या दोस्तों आपके पास एक वेब ब्राउज़र यहाँ पे हो जाएगा। निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध जिस जनरेशन के कंप्यूटर की भाषाओं से है वो कौन सा जनरेशन है यहाँ पे, वो होगा दूसरी जनरेशन, यानी कि सेकंड जो जनरेशन आई थी उसमें निम्न स्तरीय भाषा का कोड किया गया था। डैश उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिगम की सुविधा प्रदान करती है, तो वो कौन सा दोस्तों HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना आपको अनुक्रम चुनना है, इसमें सही अनुक्रम इसमें कौन सा है, यानी कि पहले जनरेशन में क्या आया था, दूसरे में क्या आया था, तीसरे में क्या आया था, चौथे में क्या आया था, पाँचवें में क्या आया था, यही आपको चूज करना दोस्तों यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आया था वैक्यूम ट्यूब, यानी पहला जो जनरेशन था उसमें वो किस पर आया था, तो वैक्यूम ट्यूब पर आया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा आया था वो आपको ट्रांजिस्टर पर आया था। तीसरा दोस्तों आपके पास एकीकृत सर्किट यानी कि जो IC सर्किट होती है उस पर आधारित था। चौथा दोस्तों जो VLSI है इस पर आधारित था। और पाँचवा है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं या सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं यहाँ पे चौथे को। अब पाँचवा दोस्तों क्या है, तो ULSI, ठीक है, ULSI माइक्रो प्रोसेसर इसे आप बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको क्रम याद रखना होगा क्योंकि इस क्रम से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होता है। दोस्तों CPU में क्या क्या होता है, आपको जो हमारे पैड बैच में जुड़े होंगे दोस्तों उनको कई बार तो उनके जुबान पे ये सभी चीज़ें आ गई होंगी, उनका दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि हम इतने अच्छे प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं क्विज के माध्यम से। इतना अच्छे प्रश्नों को हम देख पा रहे हैं, इतना अच्छे हम करवा रहे हैं कि एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है, इतना तो हम कह ही सकते हैं आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपके पास कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एंड प्राइमरी स्टोरेज होता है किसमें, CPU में, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना होगा। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, CPU को ही हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दोस्तों पेन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए सॉरी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, ठीक है। आपके पास जो दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन है कि अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं, और दूसरा के पास है कि वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कथन क्या है गलत है, यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे क्या है ना, यानी कथन कौन सा गलत है, ये कथन तो सही दे रखा है। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज, हाँ ये तो सही है। वेब कलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जानते हैं, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। तो गलत कौन सा है, ना तो एक ना ही दो, यानी कोनो कथन जो है ना यहाँ पे गलत नहीं है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी किया जाता है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी हैं। मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, ये कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों डाउनलोडिंग होती है एक प्रक्रिया होती है जिसमें फाइल को वेब सर्वर से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, यही है गलत है। जबकि हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अपलोडिंग एक प्रक्रिया जिसमें डाटा को वेब सर्वर पर कॉपी किया जाता है, ठीक है। देखिए डाउनलोडिंग क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ इंटरनेट पर पड़ा हुआ चीज़ को अपने हम फ़ोन में अपने स्टोरेज में इनपुट मतलब कि स्टोर करते हैं, उसको मतलब कि अपने फ़ोन में इनपुट करवाते हैं, उसे हम लोग डाउनलोड कहते हैं। और दोस्तों कोई चीज़ हमारे फ़ोन में है उसे हम इंटरनेट पर छोड़ते हैं, उसे हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम वीडियो को हम क्या अभी बना रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे। यदि कोई वीडियो यूट्यूब पर पहले से है उसको हम डाउनलोड मतलब अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं, उसको हम डाउनलोड कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका प्रश्न जो है सही यहाँ पर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है।
तो दोस्तों इसमें तब क्या होता है कि चयनित पाठ का जो केंद्र होती है वो संरेखित हो जाता है कि उसमें दबाने से Ctrl+E दबाने से चयनित पाठ जो होती है क्या होती है, संरेखित हो जाती है। किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों को का उपयोग करेगी। तो दोस्तों ये जो है ना आपके पास बाइनरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास 50 नॉन टेक के सवाल। अब दोस्तों आपके पास टेक्निकल सवाल है, ठीक है, लेकिन उसका पेन ही ख़राब हो चुका है तो हम इसको कैसे ही बनाएंगे। ठीक है, आप सवाल को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको हम आंसर बता देते हैं इसका। आप बनाइएगा पहले खुद से, नहीं बन पाएगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको जो है इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी जो है ना मतलब कि मेरा पेन चल ही नहीं पा रहा है, जो हम इस पर नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनरेटर का आउटपुट 200 एम्पियर है। 5 संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर है और 180 दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर खंड है। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रति पोल आर्मेचर विचुम्बकन एम्पियर फेरों की गणना कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे निकालेंगे ना तो आपके पास जो है ना 800 एम्पियर इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो जो है ना आप हमें ये क्या बोलते हैं कमेंट्स कीजिएगा, तो आपको हम कॉपी पे बनाकर जो है ना टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम नहीं लिख पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। अब एक ही बात कितना बोलेंगे कि आप लोग भी बोलेंगे कि एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। जनरेटर में डमी कॉइल किस लिए प्रदान किए जाते हैं। तो जनरेटर में जो डमी कॉइल है वो किस लिए प्रदान करते हैं, क्योंकि दोस्तों रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में डमी कॉइल को हम लोग मतलब यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो वोल्टेज होते हैं रेगुलेटर, वो आमतौर पर किस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आमतौर पर जनरेटर में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे, जनरेटर में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है वह क्या है। तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, वो संचयी कंपाउंड जो है मोटर हो जाएंगे। तो इस सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये सवाल जो है ना ये इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे सवाल को प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो प्रीवियस ईयर का कुछ सवाल भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। 700 आरपीएम पर फुल लोड का और फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर नो लोड चाल पर कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे बना ही लेंगे। तो इसका आंसर 825 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है, कितना 825 आरपीएम जो है इस बार का आंसर हो जाएगा। एक परिणामित यानी कि ट्रांसफार्मर 0.6 एम्पीयर की धारा लेता है तथा 64 वाट अवशोषित करता है। जब प्राथमिक इसके समान आपूर्ति 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा है तो द्वितीयक खुला परिपथ हो तो धारा की लो हानि अवयव कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों धारा जो लो हानि अवयव हो जाएगी वो 0.32 एम्पीयर हो जाएगी। ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफार्मर का भाग डैश में दिया जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भाग जो है भार किस में दिया जाता है, तो ये वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट कितना होगा। तो दोस्तों प्राइमरी करंट जो हो जाएगी वो 20 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगी। एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का क्या प्रयोजन है। तो शेडिंग कॉइल का प्रयोजन है दोस्तों यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा परिवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना, इसका जो है ना मतलब कि प्रयोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है किसी पर, क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर की तिगुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए। तो देखिए ये कंडीशन आपको दिया जा रहा है कि क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर को तिगुना हार्मोनिक्स दे दिया जाए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि ये शुरू ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, विल नॉट स्टार्ट। ठीक है, एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज से 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करें। ठीक है, आपको इसमें आपको स्पीड बताना है। ठीक है, कितना आरपीएम पे चलती है और इसकी जो स्लिप है कितने % पे है वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे
तो इसमें आपको जो एनएस निकालेंगे आप तो 120/F/P से निकाल लेंगे तो आपके पास 1000 RPM आ जाएगा। जब 1000 RPM आ जाएगा तो बस एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो 5% यदि 4% नहीं निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तो सेकेंडरी परिपथ को क्या करना चाहिए? तो सेकेंडरी परिपथ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, विद्युत पथ खुला नहीं रखा जाता। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विद्युत पथ खुला नहीं रखा जाता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है? तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो ऊष्मा के प्रभाव पर काम करता है दोस्तों? तो यह कौन है? टोस्टर। टोस्टर जो है ना यहाँ पे ऊष्मा के प्रभाव पर काम करता है। अगला सवाल है कि अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग विभव में गिरावट के सिद्धांत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिजली और स्विचन के कारण उच्च वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध निम्न में से कौन एक रक्षक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों वो होता है हॉर्न गैप्स जो है ना, ये रक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है कि जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तब हम इसका एक भाग निकालते हैं और उसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगी? तो हीटर द्वारा जो दोस्तों ऊर्जा ली जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र 0.015 माइक्रोफैराडे है और इंडक्टेंस 6 आवर है, ठीक है, एच है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कनेक्ट के अक्रॉस लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पे मान जो हो जाएगी ना वो कितना हो जाएगी? यहाँ पे दोस्तों जो इंडक्टेंस है वो 6 हेनरी है, ठीक है, एच यानी कि प्रेरकत्व इसे हिंदी में बोल सकते हैं और यहाँ पे 6 हेनरी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अक्रॉस लगाने वाले प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास 10 किलो ओम यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक निर्भार तुल्यकालिक जनरेटर के सिरों के 3 कला प्रदोष तथा लाइन से भू की तीव्रता समान होती है यदि प्रत्यावर्तक के लिए सिरा वोल्टेज 1.0 पी Z1 बराबर Z2 JO 0.1 तथा Z0 बराबर 0.05 पी है तो आवश्यक न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 0.0166 यहाँ पे ये प्रतिघात हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है? इधर होगा ना? हाँ इधर होगा। चलिए, यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर का प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज़ तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालित नहीं होती है तो संभावित समस्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या समस्या हो सकती है कि मोटर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका जो समस्या हो सकती है, ये एक फ्यूज उड़ गया है और उस मोटर सिंगल फेसिंग है, यही एक समस्या हो सकती है। क्रोबार प्रोडक्शन यूनिट का इस्तेमाल डेस्क के लिए कर देते हैं। तो क्रोबार जो प्रोडक्शन यूनिट है इसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुना धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज क्या होता है? तो सक्षम फ्यूज वो क्या होती है? HRC फ्यूज होती है। आपको हम कई बार इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, मीडियम ग्रेड केबल की कार्यशील वोल्टता कितनी होती है? तो 650 वोल्ट होती है। अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोपित होता है। तो किस पर आरोपित होता है? तो स्लिप रिंग पर आरोपित होता है। छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना डैश पूर्ण होने की तुरंत तुरंत बाद पूर्ण किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये सेटरिंग तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है? तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ड्रॉप आउट प्रकार के फ्यूज जो है ना, ये क्या होती है? कम वोल्टेज फ्यूज का क्या होता है? उदाहरण हो जाता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जो रिलक्टेंस पोल रिले है ना, ये इंडक्टेंस टाइप रिले का उदाहरण नहीं है। और मैग्नीट्यूड रिले को डैश भी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड रिले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग इंडक्शन रिले के नाम से भी जानते हैं। CFL किसके समान सिद्धांत पर कार्य करता है? तो CFL दोस्तों होता है ना, ये प्रदीप्ति लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप के सिद्धांत पर काम करता है। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए करते हैं? तो वो उपकरण होता है दोस्तों एयर कंडीशनर के इसका इस्तेमाल करते हैं।
किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फ्यूज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 माइक्रोफेराडे है और इंडक्टेंस 6 हेनरी है। यदि 15 एम्पियर मैग्नेटाइजिंग करंट को बाधित किया जाता है तो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों पर उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो के पास 300 किलोवोल्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रेरण मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप कितना होगा, तो स्लिप दोस्तों कितना होगा, <1% यहाँ पे स्लिप हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर होता है इसका कार्य होता है कि वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना, इसका अनुपात हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों है कि एक परिणामित्र का प्रतिशत प्रतिरोध तथा प्रतिघात क्रमशः 1% तथा 4% है। 0.8 पश्चगामी तथा 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणक पर वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो -1.6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इसकी जो मान होना चाहिए दोस्तों वो 0.5 ओम होना चाहिए। जब 3 कला संयंत्र में भू संपर्कित नहीं हो तथा एक लाइन से भूदोष घटित हो जाए तो अन्य दो स्वस्थ लाइन का विभव क्या होगा, तो इसका विभव दोस्तों क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए, तो प्लेट जो भूयोजन करते हैं, भू अर्थिंग करते हैं, उसमें 3 मीटर से कम गड्ढा नहीं होना चाहिए। लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है, तो दोस्तों सीलिंग रोज के लिए, लैंप होल्डर के लिए, सॉकेट के लिए, यानी कि सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक परिणामित्र में पूर्ण भार पर लोह हानि 900 वाट है तथा ताम्र हानि 1600 वाट है, तो परिणामित्र का किस भार पर अधिकतम दक्षता होगी। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसमें 75% पर दोस्तों क्या होगा, दक्षता क्या होगी, वो मतलब कि अधिकतम हो जाएगी। निकाल सकते हैं आपको से √900/600 गुना 1600 गुना 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। यदि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडल में 50 बर्तन और द्वितीय कुंडल में 10 बर्तन है, यदि द्वितीयक लोड प्रतिरोध 250 ओम है तो परिवर्तित प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका दोस्तों कितना होगा, 6250 ओम यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, किसी उद्योगशाला में 100 अश्वशक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो बस बार की वहन धारा क्षमता होनी चाहिए दोस्तों, ये आपके पास 200 एम्पियर होनी चाहिए। कितनी, 200 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है, आप इसे पढ़ लीजिए और इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 94.02% जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांजिस्टर पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त होती है, तो कौन सी रीडिंग प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ पे, तो 12.75 जो है किलो हर्ट्ज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जब ओवरहेड ट्रांसमिशन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से अधिक है तो इसे किस रूप में माना जाता है। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी ये लंबी ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 150 किलोमीटर से अधिक और 100 किलोमीटर से जो ऊपर की लाइन होती है वो लंबी मानी जाती है। ठीक है, जबकि छोटी दोस्तों क्या होती है, 50 किलोवोल्ट से कम और 80 किलोमीटर की तक की दूरी को क्या बोलते हैं, छोटी बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यम क्या होती है, 100 किलोवोल्ट तक और 150 किलोमीटर की दूरी तक को क्या बोलते हैं हम लोग, मध्यम बोलते हैं। इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो दोस्तों वो जो है ना आपके पास जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जबकि प्राकृतिक ऊर्जा यहाँ पे गैर ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना हो जाएगा। तो प्लांट जो कैपेसिटी फैक्टर है ना, ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 40% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाइए। तो कुल दक्षता का यदि हम पता लगाएंगे दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा, 28% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। एक 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा कितनी हो जाएगी, तो ये 19 ओम हो जाएगी। ठीक है, स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा स्लीव निर्माण के लिए,
तो वो कौन सा जाएगा, यानी कि PVC, एम्पायर क्लॉथ और नायलॉन, ये सभी क्या होती है, स्लीव निर्माण के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए, तो ये मध्य में ट्रिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये जो सवाल है आपके पास, 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रदीप्ति देता है। लैंप का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP कितना होगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो लगभग में ये 79.62 होगा, लेकिन लगभग में आप यदि ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन 79 का है ही नहीं, इसलिए हम 80 मान सकते हैं, तो 80 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को यहीं पर कवर कर लिया है। लेकिन दोस्तों एक थोड़ी सी हमसे ये हो गई कि मेरा पेन नहीं चल पाया था, तो हम नंबर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों फिर से हम सॉरी कहते हैं आप सभी लोगों को। बाकी दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह आपको वीडियो देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।